रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बट ज्वाइन नहीं हो पा रहा. आई डोंट नो व्हाई. व्हाट्स द इशू? थैंक यू आतिफ. आई कैन रीड योर कमेंट. वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद शहजाद. आई डोंट नो क्या इशू है. निदा, आई एम रियली सॉरी. आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड बट वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे. और जब तक गेस्ट कनेक्ट नहीं करते मैं सेशन स्टार्ट नहीं कर सकती. आई एम रियली सॉरी. वालेकुम अस्सलाम. सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. मैं हूं आपकी होस्ट अनम बुखारी. उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे. आज हम सबके लिए एक खास दिन है क्योंकि आज यौम इकबाल है. इकबाल कौन थे? इकबाल के बारे में हम सब बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन आज मैं इकबाल की आइडियोलॉजी और उनके विजन पर रोशनी डालना चाहूंगी, क्योंकि ये इकबाल का विजन और आइडियोलॉजी ही थी जिसने हमारी सोई हुई कौम को ना सिर्फ जगाया बल्कि गुलामी की जंजीरों से भी आज़ाद करवाया. अगर हम इकबाल की शायरी का तज्जिया करें तो ज़्यादातर शायरी उनकी हमारी नौजवान नस्ल के मुतालिक ही रही, क्योंकि किसी भी मुल्क का सबसे कीमती असासा उसकी नौजवान नस्ल होती है. जैसे कि इकबाल ने क्या खूब कहा है, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं. इसी के साथ हम अपने टॉपिक इंस्ट्रक्शनल कोर की तरफ मूव करते हैं, जिस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है. प्रोफेसर मियां हसनैन मखदूम. आप एजुकेशनिस्ट, पीएचडी स्कॉलर, रिसर्चर होने के साथ साथ सुखन शनास, जमाना शनास और जमाने साज भी हैं. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम सर. कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम मैडम, बहुत शुक्रिया इस कदर तारीफ़ी कलमात में तारुफ करवाने का. मैं इसमें ये बताता चलूँ कि इसमें इंसान का या मैं अपना कहूँ मेरा कोई कमाल नहीं है. ये अल्लाह ताला की ज़ात होती है जिसने हमारे ऐबों पर पर्दे डाल रखे होते हैं. हम मेहनत करते जाते हैं और वो हमें नवाजती जाती है. तो बहुत शुक्रिया मैडम, उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगी. हाँ जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह. दैट्स सर आपका गुड. बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त हमारे लिए निकाला. और ऑडियंस से मैं माजरत चाहूंगी देरी के लिए. सर सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप इंस्ट्रक्शनल कोर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दें हमारी ऑडियंस को आसान लफ्जों में, ताकि उन्हें समझने में आसानी हो कि ये चीज़ है क्या. दैट्स वेरी गुड पॉइंट मैडम. आज आपने जो टॉपिक सिलेक्ट किया ये बहुत ही यूनिक किस्म का है. शायद हमारे सिस्टम में तो इसकी सच किसी को पता भी ना हो कि ये बेसिकली है क्या. जबकि ये 1999 में 1999 में इसको डेवलप किया गया, इसको बनाया गया. जिसको बनाने वाले दो लोग थे जिनमें कोहेन एंड बॉल दो थे. इसकी अपनी ऑडियंस से मैं चाहूँगा कि मैंने मैडम को टैग करके इसकी एक तस्वीर है, एक पिक्चर है, एक इमेज है, वो शेयर की है. अगर आप वो देख सकते हैं तो मेरे ख्याल में आपको ज़रूर देखना चाहिए. उसमें एक ट्राइएंगल है
और उस ट्राइंगल डेफिनेटली देयर आर 3 वर्टेक्स इन ट्राइंगल। तो उस ट्राइंगल में 3 जो उसके वर्टेक्स हैं, तो एक वर्टेक्स में कंटेंट है, दूसरे में एजुकेटर है और तीसरे पे लर्नर है। तो अगर हम इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कहें तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन हम देखते हैं कि इसमें कंटेंट और लर्नर और एजुकेटर्स, इन तीनों के दरमियान एक लिंक है और वो इक्विलेटरल है, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इस मॉडल का, इस इंस्ट्रक्शनल कोर का जो पर्पस था, जो मकसद था, वो ये था कि जितना अच्छा कंटेंट होगा, जितना बड़ा कंटेंट होगा, उसी कदर जो लर्नर्स हैं उनकी लर्निंग अच्छी होगी, और जो एजुकेटर्स हैं उनको उतना ही मेहनत से या अच्छे तरीके से उनको पढ़ाना पड़ेगा। तो ये था इंस्ट्रक्शनल कोर, जो कि इसमें बेहतरीन एक मेथड है। इसमें तस्वीर में अगर आप उस इमेज में देख सकते हैं, तो उसमें दोनों के दरमियान कंटेंट और लर्नर्स, इसी तरह एजुकेटर्स और लर्नर्स, इन दोनों के दरमियान एक तीसरी चीज भी आती है, और वो भी इसमें उतना ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं, वो है वालिदैन। तो ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त आपने टॉपिक सिलेक्ट किया है, तो ये एक नई चीज़ होगी हमारी सारी ऑडियंस के लिए। जी मैडम, आगे पूछिए, क्या पूछना चाहेंगी आप? सर, आपका इस तालीमी शोबे में एक लंबा अरसा गुजरा है। आप तकरीबन 13 साल से लाहौर में और डिफरेंट जगह पर पढ़ा रहे हैं, और आप अभी तक इवन कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो इस हवाले से मैं जानना चाहूँगी कि जब इतने सालों से आप पढ़ा रहे हैं और ओवर द पीरियड्स आपने क्या चेंज बच्चों में महसूस किया है, या बच्चों को वो कौन से चैलेंजेस हैं जो फेस करने पड़ते हैं, उसके बारे में मैं चाहूँगी कि आप मज़ीद थोड़ा बताएं। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि 13 साल अगर हम पीछे जाते हैं, आज 2021 है, तो 2000 के ऑनवर्ड 21 ईयर्स जो हैं वो गुजर चुके हैं। तो हाँ जी। हम, हमारे पास जो सिस्टम चल रहा है वो पिछली सदी का ही चल रहा है, वही एक मेथड है, वही एक तरीका है, उसी को पढ़ाया जा रहा है, उसी को आगे लेकर जाया जा रहा है। तो हमें जो यहाँ पर चीज़ फेस करना पड़ रही है, हमारे तलबा को चीज़ फेस करना पड़ रही है, वो ख़ास तौर पर जो टेक्नोलॉजी है उसका सही इस्तेमाल, यूज़ उनको नहीं आता। उनके पास गैजेट्स भी मौजूद हैं, उनके पास सारा कुछ मौजूद है, लेकिन उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है कि इसको यूज कैसे किया जाता है, यूज इसको कैसे किया जाना चाहिए। जी। सर, इसकी क्या वजह है कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी होने के बावजूद उसको प्रॉपर तरीके से ना हमारे स्टूडेंट्स ना हमारे टीचर्स यूज़ कर पाते हैं? एक तो आपने जी, बता दिया कि ट्रेनिंग की कमी है, तो ट्रेनिंग की कमी क्यों है? किसने उनको ट्रेन करना है? इसमें ना बेसिकली हमारा जो माइंड सेट है, और उस माइंड सेट की वजह से ही हम पूरी दुनिया से पीछे हैं, कि हमारे पास गैजेट्स तो मौजूद हैं, लेकिन उन गैजेट्स का हम सही इस्तेमाल नहीं करते। सही इस्तेमाल करने से मुराद ये है कि जो एक सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है वो है एजुकेशन सेक्टर है, और एजुकेशन सेक्टर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इस वक्त टेक्नोलॉजी का होना चाहिए, जो कि दूसरे कंट्रीज में हो रहा है, और यहाँ पर हम उसको कर नहीं पा रहे। नंबर वन, उसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है कि हमें इस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए या करना आना चाहिए। तो हम उसी जो रवायती मेथड है, हम उसी के ऊपर चलते आ रहे हैं और चलते जा रहे हैं। इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? इसको बेहतर बनाने के लिए खास तौर पर हमारे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, उनमें टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज़ होना चाहिए। और उस प्रॉपर यूज़ से पहले जब हमने बच्चों को ये बताना है कि ये क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, उसको यूज़ कैसे करते हैं, उससे पहले हमें टीचर्स को ट्रेन करना पड़ेगा कि इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कैसे करते हैं। हमारे यहाँ मोस्टली अगर हम पुराने अपने उस्ताद कराम को देखें, तो आज भी सुनने को मिलता है कि जी हम तो टेक्नोलॉजी में बड़े वीक हैं, उनको कोई भी चीज़ है वो प्रॉपरली यूज़ करना नहीं आ रही होती। तो यहाँ तक कि मोबाइल फ़ोन है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके साथ फ़ायदा उठाया जा सकता है, यानी गूगल का या इंटरनेट का प्रॉपर यूज़ है, तो वही नहीं है। तो उससे पहले हमें टीचर्स को ट्रेनिंग देनी होगी, जो ख़ास तौर पर हमारे नॉविस टीचर्स हैं, नए और यंग टीचर्स आ रहे हैं, उनको ट्रेनिंग देनी होगी, और उनको इस बात पर लाना होगा कि हमारे तलबा को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग
उनका जहन जो है बनाया जाए ताकि वो बेहतर परफॉर्म कर सके। तो ट्रेनिंग जो है वो जरूरी है। सर, ये जो आप एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, यानी एडटेक, ये डेवलप्ड एडटेक। कंट्रीज में तो बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है, लेकिन जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज हो गए, उसमें हमारा मुल्क भी शामिल है। एग्जैक्टली उसमें शामिल। आपको क्या लगता है कि जितने भी बच्चे हैं, क्या सबको उसकी एक्सेस है? क्योंकि बहुत से बच्चे हमारे रिमोट एरियाज में रहते हैं, स्लम एरियाज के हैं, रूरल एरियाज से हैं, उन तक इन चीज़ों की एक्सेस तो दूर, वो इन चीज़ों को अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो वहाँ पर ये सिस्टम क्या आपको इसका क्या पोटेंशियल नज़र आता है? एग्जैक्टली मैडम, हमारे पास हमारा चूंकि नॉट ओनली हमारा कंट्री की अगर हम बात करें तो उसका बहुत कम हिस्सा है जो डेवलप्ड है, या बहुत कम आबादी है जो शहरों में रहती है। फिर शहरों में रहने के बावजूद भी उनके अंदर एक वही पुराना ट्रेंड है। तो उनके पास हार्डली उनके पास एक मोबाइल फोन की एक्सेस होती है। चलो मोबाइल फोन की एक्सेस वो होगी, फिर इंटरनेट है उसकी एक्सेस है, और फिर उसके बाद उसका यूज कैसे करना है ये स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में उसको नहीं पढ़ाया जाता। अच्छा, अगर मैं इसमें अपनी एग्जांपल दूं तो मुझे अपने एमफिल के सेकंड सेमेस्टर में जाकर ये पता चला कि ये जो हम डिग्री हासिल कर रहे हैं ये सारी की सारी रिसर्च बेस्ड है, और हमें इसका सबसे ज्यादा फायदा कहाँ से हो सकता है, वो गूगल से हो सकता है। तो आप यकीन कीजिए कि मुझे इस लेवल पर जाकर पता चलता है। उसके रीजन क्या है, ऑब्वियसली मैं भी पिछली सेंचुरी से इस सेंचुरी में आया हुआ हूँ। तो हमारे तलबा को शुरू से ही इन चीज़ों का मेथड पता होना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में पहले होता था हार्ड वर्क, अब होता है स्मार्ट वर्क। तो पहले होते थे एक्टिव लोग, और अब हमें होना पड़ता है प्रोएक्टिव। तो हम एक्टिव होते हैं। एक्टिव होने का मतलब क्या है कि हम एक काम को एक्टिवली कर रहे हैं, किसी काम में इंगेज हैं और उसको कर रहे हैं। लेकिन प्रोएक्टिव लोग कौन होते हैं? प्रोएक्टिव लोग होते हैं कि जो किसी चीज के होने का इंतजार नहीं करते, बल्कि उसको वन स्टेप फॉरवर्ड रहते हैं, उसके आने से पहले ही उसके इंतजाम कर लेते हैं। जी। सर, अभी मुझे कमेंट्स पढ़ते हुए किसी का एक सवाल बड़ा अच्छा लगा और मैं उसको शामिल करना चाहूँगी। अ, हम्म। वो है मिस्टर कमर जमान। वो पूछ रहे हैं कि क्या कोई फॉल्ट हमारे करिकुलम में है? जी बिल्कुल, ये कमेंट मुझे भी इसका नजर आ रहा है कि हमारे क्यूरिकुलम में कोई फॉल्ट है। ये इसने कहा एनी फॉल्ट, तो ये मैं इसको ऐड करूंगा कि फॉल्ट से भरा पड़ा है। उसका मकसद और मतलब ये है कि हमारा जो क्यूरिकुलम है ये तब का बना हुआ है जब का पाकिस्तान बना हुआ है। यानी हम इसको कह सकते हैं कि एग्जैक्टली। कोई 70 ईयर्स या 50 ईयर्स पहले का डिजाइन है। हम देख लें, हमारे अबाव अजदाद को देख लें तो उन्होंने वही सिलेबस पढ़ा था जो वो हम पढ़ रहे हैं, वही का वही सिलेबस है। तो अब जो सिंगल नेशनल क्यूरिकुलम डिजाइन किया गया है और फिर 5वीं क्लास तक उसको इम्प्लीमेंट भी किया गया है, तो उसके हमें देखना होगा कि उसके नतायज क्या निकलते हैं। तो इसमें हमारे यहाँ वही टेक्स्ट बुक्स पढ़ाई जाती हैं जो सदियों से या सालों से या कई डेकेड से चलती आ रही हैं, और वही पढ़ाई जाती हैं। वही शॉर्ट क्वेश्चन, वही लॉन्ग क्वेश्चन, वही ऑब्जेक्टिव, वही पेपर पैटर्न, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम जस्ट लाइक इन द पास्ट सेंचुरी। तो उसी को उसको अपडेट करने की जरूरत है। अगर हम ऑन द अदर हैंड अगर दूसरे कंट्रीज को देखें तो उनके यहाँ कोर्स बुक्स होती हैं। कोर्स बुक्स होती हैं कि वो हर साल अपडेट होती हैं, उसमें जो करंट अफेयर्स होते हैं उसको भी शामिल किया जाता है। और जैसा कि हमारा इस चीज को अगर हम अपनी इंस्ट्रक्शनल कोर्स से कनेक्ट करें तो वो डेफिनेटली वही है। अगर हम यहाँ सिलेबस की जगह कंटेंट इसको कह दें, सिलेबस की जगह अगर हम इसको कंटेंट कहें, तो जब कंटेंट नया होगा, जब कंटेंट हाई ऑर्डर होगा, तो फिर उसके जो एजुकेटर्स हैं उनको भी हाई ऑर्डर होना पड़ेगा, उनको भी हाई ऑर्डर स्किल्स जो हैं वो सीखनी पड़ेंगी ताकि वो उसको आगे सिखा सकें। फॉर एग्जांपल हम अगर इंग्लिश लैंग्वेज के सब्जेक्ट की ही बात करें, अब हमारे पास जो बुक्स है वो कई सालों से पढ़ाई जाती हैं, पढ़ाई जाती रही हैं और पढ़ाई जा रही हैं। तो उसमें क्या है, सेम वही सेंटेंसेस, सेम वोकेबलरी, सेम मेथड, सारा हाँ कुछ है। जी। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हर साल एक नई बुक हो जिसमें उस पूरे साल के पूरी दुनिया में क्या हुआ, साइंटिफिकली क्या हुआ, टेक्नोलॉजी में क्या हुआ, लिटरेचर में क्या हुआ, लैंग्वेज में क्या हुआ, तो सारी की सारी चीजें अगर उसमें शामिल हो,
तो अब इसमें हम ये देखेंगे कि उस टीचर को या उस एजुकेटर को पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत की जरूरत होगी। और इसी तरह जो हमारा क्रैमिंग सिस्टम है, रट्टा सिस्टम, वो भी खत्म हो जाएगी जब एग्जैक्टली उनको ये पता है हमारा कि सिर्फ कोर्स बुक है, इसमें से कुछ भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, कुछ भी हो। तो ये अगर चीज हो जाती है तो ये बेहतरीन तरीका होगा जी। सर अभी आपने हमारे यहाँ क्रैमिंग सिस्टम की बात की, तो ये सिस्टम क्यों है? कंसेप्ट्स पर क्यों नहीं ध्यान देते? थ्योरेटिकली या रटे की तरफ क्यों फोकस करते हैं? बच्चे को क्यों कहा जाता है कि आप वर्ड टू वर्ड लिखें, वर्ड टू वर्ड इसको याद करें, अगर आप नहीं करेंगे तो आप एमसीक्यूज या ब्लैंक्स नहीं कर पाते? इसकी क्या वजह, क्यों बच्चे को इस चीज पर नहीं लाया जाता कि आप रटा लगाने की बजाय उस चीज को समझ के पढ़ें? और अगर वो बच्चा अपने कंसेप्ट लिखता है तो उस पर इस वजह से बिल्कुल उसके मार्क्स काट दिए जाते हैं कि आपने वर्ड टू वर्ड नहीं लिखा जैसे बुक में है। ये क्या बिल्कुल है? सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। ये रट्टा लगाने का सिस्टम क्यों है? क्योंकि एक सिस्टम बना दिया गया है और उस सिस्टम में सिर्फ एक ही दौड़ है, सिलेबस सिलेबस सिलेबस, और देन मार्क्स मार्क्स मार्क्स, ग्रेड्स ग्रेड्स ग्रेड। सिर्फ एक ही बात है। मसलन पढ़ाते हुए हमें क्या चीज फेस करना पड़ती है? फॉर एग्जाम्पल हमने पोइट्री का एक स्टैंजा दे दिया, तो अब बच्चे को अगर हम कहें ना कि इसको खुद से एक्सप्लेन करें इन योर ओन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू योर ओन थिंकिंग, तो वो नहीं कर पाता। अगर वो करेगा तो उसके पास ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी, उसको आइडियाज डिवेलप करने नहीं आए होंगे, क्योंकि उसको शुरू से ये सिखाया नहीं गया। बल्कि उसको क्या कहा गया कि ये जो स्टैंजा है, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ये फलां गाइड में फलां बुक में लिखी हुई है, आपने वहां से इसको कॉपी पेस्ट करना है रट्टे की फॉर्म में, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो साइंस सब्जेक्ट में, आर्ट्स के सब्जेक्ट में, इवन दैट लिटरेचर या लैंग्वेज या उर्दू जैसे, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में भी यही होता है कि बच्चे रट्टा लगाकर लिखते हैं और उससे उनको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये चीज है, इसलिए इसको, तो नंबर वन, अगर उसके लिए सिलेबस चेंज हो जाए, यानी टेक्स्ट बुक्स की जगह कोर्स बुक्स आ जाएं, और इसी तरह से, तो फिर ये रेशो जो है वो बेहतर हो सकती है। तो सर ये यही मेरा आपसे अगला सवाल है कि अगर ये सिस्टम इतना खराब है, हमें इस रटे सिस्टम को खत्म करना चाहिए, तो हम इसको खत्म क्यों नहीं करें? वो क्या वजूहात है? हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं और उसमें भी हम 2021 में हैं, जिसमें दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। तो हम्म। तब भी ये सोच अभी तक पॉलिसी मेकर्स या हमारे जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो ऊपर वाली सीट्स पे बैठे हैं, जो ये सारा करिकुलम डिजाइन करते हैं, तो वो इस चीज पर क्यों नहीं आ रहे? उसकी वजह ये है कि हमारे जितने भी पॉलिसी मेकर्स बैठे हुए हैं, या जितने भी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वट एवर इट इज, वो वहां पर एजुकेशनिस्ट नहीं बैठे हुए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये बात करें कि हमारा जो वजीर तालीम है, क्या वो एजुकेशनिस्ट है? तो ऐसा नहीं होता। क्या वो एजुकेशनिस्ट है? क्या उसने पूरी दुनिया में जो एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स हैं अ, उसको जो है वो पढ़ रखा है, समझ रखा है, देख रखा है, ऑब्जर्व कर रखा है? तो ऐसा नहीं है। तो उन उसके लिए जरूरी है कि वहां पर जो ऊपर पॉलिसी मेकर्स बैठे हुए हैं, या जो सिलेबस को डिजाइन कर रहे हैं, वो प्योरली एजुकेशनिस्ट हों। और फिर उनके जो सब ऑर्डिनेट्स जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं, उनको भी इस चीज के ऊपर लाया जाए। तो एक होकर, अगर ये सिंगल नेशनल क्यूरिकुलम, वो बहुत अच्छा डिजाइन किया गया है, देखते हैं कि वो कितना उसके लिए इम्पैक्टफुल होता है। लेकिन असल बात यही है कि ये होगा किस तरह से, कि उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद उसके नताज क्या आते हैं। लेकिन अगर हम अपने ही मुल्क में दूसरे स्कूल्स को देखें, जैसे वो कैम्ब्रिज सिस्टम है, बीकन हाउस है, या और, तो उनमें ये चीजें हैं। मसलन ओ लेवल और ए लेवल की अगर हम बात करें, तो उसमें वो कॉन्सेप्चुअल है, उसके लैंग्वेज स्किल्स की बुनियाद पर ही होता है कि बच्चे को कोई टेक्स्ट है, कोई कंटेंट है, दे दिया जाता है, तो उसने उसके ऊपर वर्क करना होता है खुद से। तो अब वो बच्चा शुरू से ही इंग्लिश मीडियम में पढ़कर आता है और कॉन्सेप्चुअल काम करता है। तो इस तरह का सिस्टम अगर आ जाता है तो ये बेहतर होगा। निदा और ऐसे और बहुत से लोग हैं जिन्होंने कमेंट्स में मुझे ये कहा है कि हम क्वालिटी पर बात क्यों नहीं कर रहे? आप थोड़ा पेशेंस रखें, हम आहिस्ता आहिस्ता क्वालिटी की तरफ भी जाएंगे। हम्म। सर चलिए, हम ज़्यादा वेट नहीं कर रहे, कंटिन्यूसली कमेंट्स आ रहे हैं कि क्वालिटी पर क्यों नहीं आप बात कर रहे? तो सर ये ठीक। मेरा भी एक परसेप्शन है। अब मैं यूनिवर्सिटी लेवल तक गई, सारा कुछ जो मैंने देखा है, दिन ब दिन हमारी हम्म। जो क्वालिटी है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है। जो बच्चे आ रहे हैं हम्म। उनमें पर्सनैलिटीज नहीं है।
क्यों इनकम्प्लीट उनकी पर्सनालिटी है, जिसे हम कहते हैं नामुकम्मल शख्सियत, दोहरी पर्सनालिटीज हैं, उसकी क्या वजह है? और अगर आप मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो मैंने जो चीज देखी है, सारे बच्चे डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं। उनकी जो एजुकेशन उन्होंने ली है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट से ली है, उनकी क्वालिटीज डिफरेंट है। अब हर बच्चे की एक्सेस नहीं होती कि वो बीकन ब्लूमफील्ड जैसे स्कूल में पढ़ सके। तो आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब में एक लेवल की एजुकेशन दी जाए? दैट मीन्स कि हर जगह सबको इक्वल क्वालिटी की एजुकेशन दी जाए जो उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करे। इस बारे में दैट्स आपका राइट। एक्सपीरियंस क्या है? व्हेन वी टॉक अबाउट क्वालिटी, उसके पीछे क्या होता है? जब हम क्वालिटी की बात करते हैं, वी मस्ट डिग आउट द रूट्स इंस्टेड ऑफ जस्ट हैकिंग द लीव्स। हमें इनके रूट्स को समझना होगा। अब रूट्स को समझने के लिए क्या है, इसमें सबसे पहली चीज ये है कि जब तक वालदैन नंबर 1 एजुकेटेड नहीं होंगे, नंबर 2 तरबियत याफ्ता नहीं होंगे, नंबर 3 वो एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स या इंटरनेशनली जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके वो उनकी समझ में नहीं आते होंगे, तो अपने बच्चों को नहीं समझा पाएंगे। तो ये जो एक नई जनरेशन हमें तैयार करनी होगी, अगर हम इस क्वालिटी की बात करें, तो वो नई जनरेशन कैसे होगी? ये जो आपका क्वेश्चन है ये बिल्कुल साइकोलॉजी के साथ रिलेट करता है कि वो बच्चा जो जिसने अभी स्कूल में आना है, क्या वो किस तरह का डेवलप होकर स्कूल में आया। देखिए 3 साल का या 2 साल का या 4 साल का बच्चा जब उसने स्कूल में आना है तो उसकी डेवलपमेंट कैसी की गई है, उसको किस तरह से गाइड किया गया, उसको किस तरह समझाया गया, उसको किस तरह से ट्रीट किया गया। नंबर 1 तो ये हो गई। उसके बाद जब वो स्कूल में आ जाता है तब उसका जो प्राइमरी लेवल है जहां से उसने सीखना शुरू करना है, जब वो सीखना शुरू करता है तो उस सीखने के अंदर उसको जो चीजें हैं उसके माइंड में किस तरह से बिठाई जाती हैं। तो हमारे यहाँ क्या है कि सिर्फ सिलेबस है, किताबें हैं, वो तो उनको बता दी जाती हैं, लेकिन उनके अंदर जो ट्रेंड्स हैं, जो जमाने की वक्त की जरूरत है, वो उनको नहीं समझाई जाती। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी बात करें तो जब हम छोटे थे या बचपन से ऑनवर्ड, तो हमारा हमने मोबाइल फोन नहीं देखे थे। हमने मोबाइल फोन देखे हैं को 16-17 साल की एज में आकर। लेकिन आज का जो बच्चा है वो पैदा होते ही गैजेट्स देखता है और वो उनके लिए अट्रैक्टिव होते हैं। अट्रैक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि जब वो अपने वालिदैन को देखता है कुछ करते हुए तो वो वही करने की कोशिश करता है। तो आज की अगर हम मदर्स को देखें तो बच्चों को बहलाने के लिए उनके हाथ में मोबाइल दे देती हैं। अब मोबाइल दे देती हैं, कार्टून लगा दिए या कुछ भी लगा दिए, तो इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अ चाइल्ड टू स्क्रॉल द स्क्रीन। तो हम बड़े खुश हो रहे होते हैं कि देखें जी हमारा बच्चा ये भी कर लेता है, देखें इसने यूट्यूब ओपन कर ली है। तो बच्चा तो है वो उसको क्लिक करता जाएगा, उसको कलरफुल ऑब्जेक्ट्स नजर आएंगे, तो वो क्या होता है कि वो उसके अंदर इंडल्ज हो जाता है, उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि उसकी डेवलपमेंट कैसे होगी। जबकि अगर हम अपनी बात करें तो जब हम छोटे थे तो हमें अपने ग्रैंडफादर्स की, बड़ों के पास बैठकर अक्लमंदी की, समझदारी की बातें सुनने को मिलती थी, जबकि आज ऐसा नहीं है। तो अब वो यूट्यूब है या कोई भी वीडियो है या कार्टून है, तो जो भी बच्चा सुनेगा, देखेगा, महसूस करेगा, वो चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। फिर हम कहते हैं कि जी बच्चा बदतमीज हो गया है, बच्चा इस तरह से बोलता है, बच्चा ये करता है, बच्चा वो करता है। तो उससे पहले हम ये क्यों नहीं देख रहे कि जो वालदैन हैं या जो बड़े हैं वो क्या करते हैं। मसलन हम ये कहें कि एक बाप ये कहे कि मैं खुद तो घर जाऊं और फ्री टाइम में जो है ना अपने मोबाइल फोन पर स्क्रॉल करूं या सोशल मीडिया यूज करूं या वीडियो देखूं, और बच्चे को ये डांटूं, ये कहूं कि बैठ के पढ़ेंगी आप पढ़ने के लिए हैं। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आपको देखे तो वो मोबाइल फोन यूज करते हुए और पढ़े वो जाके किताब? ऐसा मुमकिन नहीं होता। तो बच्चे अपने वालिदैन को जो देखते हुए करते हैं वही आगे करने की कोशिश करते हैं, ना कि उनके कहने पर कुछ करते हैं। इसलिए वालिदैन को सबसे पहले एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा, फिर जाके ये मसाइल की जड़ जो है वो खत्म हो सकती है। अब इसमें वो लोग जो डेवलप होकर मैट्रिक तक या इंटरमीडिएट यूनिवर्सिटी में जा चुके होते हैं, उनके लिए तो वही बात है कि हम एक दरख्त तो ऊंचा और बड़ा हो गया है, तो अब हम ऊपर से उसको काटने छाटने की कोशिश कर रहे हैं।
तो उसके रूट्स तो वहीं पर हैं जहां पर वो हैं, तो असल प्रॉब्लम वहां पर है। सर तो वो बच्चे की कौन सी एज है जहाँ पर अगर हम उसकी नर्चरिंग करें तो वो एक अच्छा ट्रेन बच्चा डेवलप होगा जिसके अंदर मॉरल वैल्यूज भी होंगी? वो कौन सी बिल्कुल स्टेज आपने है, से प्राइमरी लेवल? एग्जैक्टली ये उससे बाद की है, ये तो बहुत आगे की स्टेजेस हैं। मेरी चूंकि जो रिसर्च है वो सारी की सारी साइकोलॉजिकल बेस्ड है, तो उसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि सिगमंड फ्राइड ने इसके ऊपर बहुत बड़ी थेरीज दे रखी हैं कि बच्चे की जो पर्सनैलिटी है वो पहले 2-3 साल में डेवलप हो जाती है। तो असल रूट जो है वो वहां पर है। तो ऐसे तो नहीं कहा गया कि माँ की दरसगाह जो है वो सबसे पहली और सबसे बड़ी, माँ की गोद सबसे बड़ी और सबसे पहली दरसगाह है। तो मेरा इस बात पर अपना यकीन है, मैं इस चीज को मानता हूँ कि एक मदर से बड़ी ना तो कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है, ना स्कूल हो सकता है, ना कॉलेज हो सकता है। जो माँ सिखा सकती है वो कोई और नहीं सिखा सकता। जितनी भी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज होती हैं उनसे कभी पूछ कर देख लीजिएगा। आज इकबाल डे भी है, तो इकबाल की अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ें कि जब उसका बचपन था तो उनकी मदर ने क्या रोल प्ले किया, तो आप यकीन करें कि इतनी ज्यादा सेंसिटिविटी है। आप कभी उसको पढ़िएगा तो आप महसूस होगा कि इकबाल को इकबाल बनाने वाली उसकी मदर। तो पहली दरसगाह जो है वो माँ की गोद है। तो वहीं से जो उसकी तरबियत होकर निकलती है वो आगे जाके इफेक्ट करती है। माँ की तरबियत की हो गई बात, उसके बाद माँ की गोद से निकल के वो बच्चा प्राइमरी या प्री स्कूल में जाता है। वहाँ पर टीचर्स को क्या रोल प्ले करना चाहिए? बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं जो डेफिनेटली। इस चीज़ पर ध्यान देते हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट्स इस चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने बच्चे को पढ़ाया, सिलेबस कवर करवाया और दैट्स नहीं, ऑल, कि बच्चा अपने ग्रो वालदेन करे। वालदेन अपनी जिम्मेदारी क्या समझते हैं कि जी हम बच्चे को स्कूल छोड़ आए, स्कूल से ले आए, बच्चे की फीस पे कर दी। टीचर अपनी जिम्मेदारी समझता है कि मैंने बच्चे को सिलेबस पढ़ा दिया, मैंने उसका टेस्ट ले लिया, मैंने उसका टेस्ट चेक कर लिया, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। जबकि होना ये चाहिए कि जो प्री स्कूल के हैं, प्राइमरी स्कूल के जो टीचर्स हैं, उनको इस चीज की ट्रेनिंग हो कि एक जो बच्चा है उसको कैसे डील किया जाता है, बच्चे की नफ्सियात क्या होती हैं। तो उनको इस चीज के ऊपर ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो बच्चों को समझा सकें, ना सिर्फ उनको सिलेबस चीजें, ये तो बाद की चीजें हैं। तो पहले उसको बोलना सिखाया जाए। मसलन ये साइकोलॉजिकली अगर हम इसकी बात करें तो हर एज के, हर ईयर के कुछ जरूरी टास्क होते हैं। मसलन आई एम नॉट श्योर कि दूसरे कंट्रीज में ऐसा होता है, बट आई बिलीव कि एक बच्चे को जब वो चलने लग जाता है तो हम खुद जो सारे काम कर रहे होते हैं, मसलन उसको अपनी शूज साफ करना सिखाना चाहिए, उसको अपने कपड़े साफ रखना सिखाना चाहिए, उसको हम टूथपेस्ट करते हैं तो छोटे छोटे ब्रश होते हैं वो आप करेंगे तो आपको देखते हुए वो भी करेंगे। इसकी एग्जांपल आप ये भी देख सकते हैं कि एक मदर को मेकअप करते हुए देखती है तो एक 3-4 साल की बेटी वही कुछ करने की कोशिश करती है, वही करने लग जाती है। तो क्यों ना उनके अंदर ये कंस्ट्रक्टिव रोल यहाँ से प्ले होता हुआ स्कूल में जाए और फिर स्कूल वाले उसको पहले इस चीज के ऊपर लाएं और फिर उसके इंटरेस्ट समझ लें कि ये चाहता क्या है, बच्चे का माइंड सेट क्या है। तो यहाँ पर जो है ना वो रोल होना चाहिए। सही। सर अभी कुछ दिन पहले मेरा ना कुछ बच्चों से और उनके पेरेंट्स से ना मिलने का इत्तेफाक हुआ। हम्म। उनसे जब मैंने बात की कि अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, यानी आपको एक हम्म। अच्छे इदारे के बराबर आपको एजुकेशन हम प्रोवाइड करें फ्री में, तो क्या आप लेना चाहेंगे? तो आप बिलीव नहीं करेंगे, उनके पेरेंट्स ने सिरे से ही इनकार कर दिया कि नहीं, हमें आने जाने मतलब दूर पड़ेगा, तो हमारे पास जो हम्म। सरकारी स्कूल है हम उसको वहाँ पे। इस तरह के माइंडसेट के पेरेंट्स के बारे में आप क्या कहेंगे कि वो अगर उनको क्वालिटी दी जा रही है तो वो उसको लेने से इनकार करते हैं? अच्छा, हमारे यहाँ ना वालदेन के पास क्वालिटी का स्टैंडर्ड क्या होता है या उनके माइंड में क्या होता है, वो हमेशा अपनी आसानी, अपनी फैसिलिटी को देखते हैं कि हमें किस चीज में आसानी होगी। और जब स्कूल है तो उनके अकॉर्डिंग ये भी तो स्कूल है, ये भी तो स्कूल है, ये भी तो स्कूल है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ये वाला कंप्रोमाइज करते हैं हम तालीम के लिए। हमें कोई मटेरियल चीज चाहिए हो तो हम उसको लेने के लिए बहुत दूर तक चले जाते हैं।
इवन के यहाँ हमें अगर एक जूता खरीदना हो, एक सूट खरीदना हो, हम एक दुकान, दूसरी दुकान, तीसरी दुकान, हम 10 दुकानें छोड़कर 11वीं दुकान पर भी चले जाते हैं और इतना ज्यादा टाइम भी लगा देते हैं कि हमें अच्छी चीज मिल जाए, क्योंकि ये मटीरियलिस्टिक ग्रीड्स का जमाना है। तो इसमें रहते हुए हमें इस चीज की जरूरत होती है, क्योंकि हमने ये दिखाना होता है। हालांकि हमारी जो रूह है या हमारी जो शख्सियत है, उसकी जो ग़िज़ा है, उसकी जो खुराक है, वो क्वालिटी एजुकेशन है कि अच्छे टीचर से, अच्छे इदारे से, अच्छे सिस्टम से पढ़ा और पढ़ाया जाए। तो हम स्टिल इस चीज को यहाँ पर फेस कर रहे हैं। हम एक इदारे में बैठकर हमें भी इसी चीज का सामना करना पड़ता है। और शायद अगर हम भी चूंकि इसी माशरे से हैं, इसी सोसाइटी से हैं, आप अपने आप को देख लें या मैं अपने आप को देख लूं। फर्ज करें कि मैंने कोई भी एक सर्टिफिकेट हासिल करना है और उसमें मेरी लर्निंग है, तो उसमें अगर मेरी कुछ अमाउंट खर्च हो रही है, तो मैं कहूँगा यार छोड़िए, इसका कोई फायदा नहीं। ऑन द अदर हैंड, मुझे कोई मटेरियलिस्टिक चीज पसंद आ जाती है, मैं तो कहता हूँ कि थोड़ी सी इससे और अच्छी हो ना, थोड़े से और पैसे ऐड करके मैं इसको ले लूंगा। तो हम कंप्रोमाइज जो है एग्जैक्टली। हमेशा तालीम के ऊपर करते हैं, और जो है ना फिजिकल चीजों के ऊपर हम नहीं करते। जी, ये एक सर इसी से मैडम, रिलेटेड। मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी। ये एक स्टूडेंट है मेरा, अहमद मुस्तफ़ा, और उसने मैसेंजर पे मुझे मैसेज भी किया है कि मेरे भी क्वेश्चन का आंसर दे दें। ये सामने है, जरूर। वेयर द numbers are also important for career and the concept is also an important part of study। बिल्कुल अहमद मुस्तफ़ा, अगर आप सुन रहे हैं तो बिल्कुल आपने सही बात की है। हमारे सिस्टम में कामयाबी या सक्सेस, जिसको हम कहेंगे कि सो कॉल्ड है, नाम निहाद है, वो डेफिनेटली मार्क्स हैं। एक बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स आ गए हैं तो वो इंटेलिजेंट भी है, वो काबिल भी है, वो आगे बढ़ने के उसको राइट्स भी हैं, सारा कुछ है, चाहे उसको कुछ आता हो या ना आता हो। तो कॉन्सेप्ट भी इसके साथ दोनों दोनों चीजें पैरेलल होनी चाहिए। जी। सर मेरा एक सवाल और है, आपको नहीं लगता कि ये जो एजुकेशन है 14 ईयर्स की, 16 ईयर्स की, ये एजुकेशन है, मुझे नहीं लगता कि सबके लिए बनी है। इस एजुकेशन में जस्ट उन लोगों को जाना चाहिए जिन्होंने आगे जाके साइंटिस्ट या रिसर्चर बनना है। हम्म। एजुकेशन के साथ साथ का कितना रोल है, क्योंकि मुझे जो लगता है आने वाली जो इंडस्ट्री है उन्हें स्किल्स चाहिए, आपकी एजुकेशन से कंसर्न नहीं है। हम्म। एजुकेशन से कंसर्न रिसर्च में साइंटिस्ट को होता है। हम्म। ये मेरा बिल्कुल ओपिनियन है, आपने, हो सकता है गलत हो। जी जी। नहीं, ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि जैसे जैसे वक्त आगे गुजर रहा है, टेक्नोलॉजी जो है वो आगे बढ़ रही है। तो इसमें जो डिग्रीज हैं, जो हमारी ये फॉर्मल एजुकेशन है जिसमें हम 16 साल 18 साल तालीम के लगाते हैं, तो ऑन द अदर हैंड इसमें क्या होगा कि वो लोग आगे निकल जाएंगे जिनके पास स्किल्स होंगी, जिनके पास कोई काम करने की सलाहियत होगी। तो उसके लिए उनको छोटे छोटे सर्टिफिकेट्स या डिप्लोमास वो उसको करेंगे। तो ये एक फैक्टर बिल्कुल आपने सही कहा है कि आने वाले वक्त में ऐसा होगा और ऐसा हो रहा है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि बहुत से बच्चे तालीम ले लेते हैं 16 साल के, 18 साल की, लेकिन उसके बाद जब उनको जॉब नहीं मिलती तो वो उसके बाद बैठकर वो ये सोचते हैं कि अब हम क्या करें, क्योंकि हम्म। उनको पढ़ने के अलावा तो कुछ आता नहीं है। हर कहीं जाते हैं हम्म। तो उसके लिए उन्हें स्किल्स रिक्वायर्ड है, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो ऐसे में हमें एजुकेशन के साथ साथ उनको स्किल्स भी सिखाने चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता हम्म। किसी वजह से बच्चे को जॉब नहीं मिलती तो वो अपनी स्किल्स को यूज करके वो चाहे अपना काम करे या कहीं और सर्व कर सके। हम्म। बिल्कुल आपने सही कहा। जब हमारे पास एक एजुकेशन का मकसद और पर्पस और ऑब्जेक्टिव ही ये होगा कि हमने जॉब करनी है, हमने नौकरी करनी है, तो फिर हम उस तालीम हासिल करके नौकर तो बन जाते हैं, जॉब तो हमें मिल जाती है, लेकिन हम रियल एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते। मेरा एक दोस्त है, वो कहता है, उसका मानना है कि जिस मुल्क में मेडिसिन सबसे बड़ा बिजनेस हो तो वहां पर बीमार ही पैदा होंगे, और जहां पर तालीम सबसे बड़ा बिजनेस बन जाए तो वहां पर फिर जहालत ही पैदा होगी, एजुकेशन तो नहीं होगी। तो ये वो फैक्टर है जो बिल्कुल जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। सर अब हमारे यहाँ एक तरह के दो सिस्टम्स चल रहे हैं, चॉक एंड टॉप हम्म। वाला और ये जो मल्टीमीडिया पे चल रहा है।
इन दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो आप दोनों के मुझे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताएं और उसमें आप किस सिस्टम को प्रेफर करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर हम चॉक एंड टॉक वाले सिस्टम की बात करें तो चूंकि ये प्रीवियस सेंचुरी का है, यानी कि अगर मैं अपनी बात करूं तो ये 2010 और 2012, ये जो यहाँ तक का इरा है, वहाँ पर वही बिल्कुल चौक सिस्टम था। ब्लैक बोर्ड होते थे और चौक के जरिए पढ़ाया जाता था। टीचर बोर्ड के ऊपर लिखता था, साथ साथ वो उनको समझाता था, बताता था। उसने थोड़ी सी फॉर्म चेंज की तो वाइट बोर्ड आ गए और मार्कर आ गई। तो ये कोई उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो ये सेम ही चीज़ है। तो ये चौक एंड टॉक का जो तरीका है ये पुराना है कि चौक यूज करें और बातें करें। और ऑन द अदर हैंड अगर हम प्रेजेंट एरा की बात करें तो आप अगर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में देखेंगे तो सारे के सारे मल्टीमीडिया यूज कर रहे होते हैं, सारे के सारे उसके ऊपर लेक्चर डिलीवर किए जाते हैं। चलें उसमें ना दोनों चीज़ों को अगर कंबाइन कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। कैसे, मसलन हमारे एक मेरे टीचर हैं सर जुल्फकार साहब, किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी। तो उनके मैं वीडियोस देखता हूँ कि जब वो टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो नीचे इस तरह से वाइट बोर्ड भी है और उसके ऊपर वो शीट भी है जिसके ऊपर मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का रिफ्लेक्ट होता है। तो दोनों चीज़ें हैं। अगर उनको कुछ लिखना पड़ता है तो वो लिखते भी हैं और फिर उसके ऊपर जो मल्टीमीडिया है उसके जरिए उसको दिखाया भी जाता है। कोई वीडियो दिखानी है, कोई विजुअल ऐड है, कोई ऑडियो है, या उसके साथ एलईडी लगी हुई है, तो वो जरूरी है। क्योंकि आज के दौर में हम ना तो सारा कुछ लिख सकते हैं ना ही सारा कुछ लिखा सकते हैं, बल्कि मकसद क्या होता है कि स्टूडेंट समझे और उसके अंदर वो स्किल पैदा हो जाए, सोचने की, समझने की, लिखने की, पढ़ने की। तो उसके अंदर वो स्किल जो है वो पैदा होनी चाहिए। जी सर थ्योरी और प्रैक्टिकल को लेकर आपके क्या व्यूज हैं। ये एग्जैक्टली ये बात हमें मेरे किस अभी चीज की। जहन में आने लगी थी कि थ्योरी और प्रैक्टिस, या थ्योरी और थ्योरेटिकल लर्निंग या प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल लर्निंग, हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई इस तरह से कर लेते हैं। नंबर वन क्या है, प्रैक्टिकल लर्निंग, और दूसरा थ्योरेटिकल लर्निंग। प्रैक्टिकल लर्निंग को हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी कहते हैं। तो हमारा जितना भी कंटेंट है, जितना भी सिलेबस है, वो सारा का सारा क्या थ्योरी। हमारे जो साइंस सब्जेक्ट हैं जो कि प्योरली प्रैक्टिकल होते हैं, तो वो भी थ्योरी ही पढ़ाई जाती है। थ्योरी पढ़ाई, थ्योरी लिखाई और उसके रिजल्ट ले लिए। और चलो लैंग्वेज या लिटरेचर में वो तो समझ आ गई कि आर्ट है, ये लिटरेचर है। लेकिन जब भी कोई चीज सिखानी है या सिखाई जानी है तो वो हमेशा प्रैक्टिकल लर्निंग के थ्रू होती है। मैं इसमें बड़ी फनी सी आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारी जो थ्योरी पढ़ाई जाती है वो प्रैक्टिकल लाइफ में आकर फेल कैसे होती है। एक ट्रैफिक वार्डन को ये ट्रेनिंग दी गई कि जब आपने सिग्नल पे खड़े होना है तो आपने ट्रैफिक को कंट्रोल कैसे करना। मतलब लाइट ऑफ हो गई है तो आप हाथ के इशारे से उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, एक हाथ के इशारे से एक तरफ की ट्रैफिक को रोकना है, फिर दूसरी तरफ की ट्रैफिक को आने के लिए कहना है। अब वो वहां पर खड़ा हो गया है, तो जिस तरफ से ट्रैफिक आ रही थी वो उनको हाथ से इशारा किए जा रहा है, लेकिन कोई भी नहीं रुक रहा। और दूसरी तरफ वाले लोग जहाँ वेट कर रहे हैं या हॉर्न बजा रहे हैं, तो उसने खड़ा होकर सोचा ये तो बिल्कुल मेरी थ्योरी फेल हो गई। तो उसने क्या किया, उसने उस तरफ को यूं करके हाथ किया और दूसरों को आने का कह दिया। अब जब ये आने लग गए तो वो ऑटोमेटिकली रुक गए। तो ये उसकी थ्योरी और प्रैक्टिकल लर्निंग में फर्क था, यानी प्रैक्टिकल हमेशा डिफरेंट होता है। तो हमारे स्टूडेंट्स में इसी चीज की कमी है कि वो थ्योरी पढ़ पढ़ कर आ जाते हैं, ब्राय नाम जो हमारे लैब्स में प्रैक्टिकल होते हैं ब्राय नाम होते हैं, तो प्रैक्टिकल फील्ड में आकर फिर वो नाकाम हो जाते हैं, फिर उनको जॉब्स नहीं मिलती। तो इस तरह के मसाइल उनको फेस करने पड़ते हैं। इन मसाइल को हम किस तरह से हल कर सकते हैं। आप क्या मैडम सजेशन देना चाहेंगे इंस्टीट्यूट्स को या गवर्नमेंट। इन मसाइल का हल हमें मायूस तो नहीं होना चाहिए, लेकिन नामुमकिन सा दिखाई देता है। उसकी वजह यह है कि हमारी जो जनरेशन है वो डेवलप हो चुकी है, वो डेवलप हो चुकी है। और अब जो एक डेवलप्ड चीज़ है, कि डेवलप जहन बन चुका है, आइदर इट इज गुड और बैड, जिस तरह से भी डेवलप हुआ है, तो उसको अनडू करना पॉसिबल नहीं है कि हम उसको डीकंस्ट्रक्ट करें और फिर से उसके जहन में सारा सा
सॉफ्टवेयर नया कर दें, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम इसका जो सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, एक नई जनरेशन तैयार कर सकते हैं। हमारे जो प्राइमरी लेवल के स्कूल्स हैं वहाँ पर ऐसी चीज़ें दिखाकर, ऐसी चीज़ें करवा के उनको प्रैक्टिकल लर्निंग या उसके अंदर उसको पुट करके, उस सिचुएशन में पुट करके, उसको सिखा कर वो बच्चे फिर जब बढ़ेंगे तो वो कुछ डिफरेंट कर पाएंगे। सर गालिबन 2-3 हफ्ते हो गए होंगे, कुछ इस्लाम एरियाज के बच्चों से भी मेरा मिलने का ना, कह लें कि इत्तेफाक हुआ। हम्म। और ओवरऑल एक्सपीरियंस की भी मैं बात करूं, जो गरीब या इस्लाम एरियाज के लोग हैं उनमें बड़ा पोटेंशियल होता है, हम्म। लेकिन हम लोग उनके पोटेंशियल को यूज नहीं करते, उसको ज़ाया कर देते हैं। अब वो हम्म। बच्चा पोटेंशियल भी रखता है, वो कुछ करना भी चाहता है, लेकिन उसके पास रिसोर्सेज ना होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता। तो ऐसे में हमें एज अ नेशन क्या करना चाहिए? बिल्कुल मैडम, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क होने वाला है कि हमारे जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर हमारा तो खैर ताल्लुक ही एक ऐसे साउथ पंजाब से है, डिस्ट्रिक्ट लिया से है, और पोर्टदू में इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे गांव देहात, वहाँ पर स्कूल्स तो मौजूद हैं, बाहर से आप गुजरे तो स्कूल तो मौजूद है, लेकिन उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर वो जो टीचर्स होंगे वो भी कहीं आसपास के होंगे, और फिर बच्चे भी वहीं के होंगे। तो अब वो पढ़ाने वाला भी वैसा हो जाएगा, पढ़ने वाला भी वैसा हो जाएगा। तो उनके अंदर वो पोटेंशियल जो है उसको भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि जो पोटेंशियल जिसको हम कह रहे हैं वो पोटेंशियल है क्या, या किस चीज का नाम है। क्या वो रट्टा लगाने का नाम हम उसको पोटेंशियल कह रहे हैं, तो नाम आखिर किस चीज का है। तो हम चूंकि पोटेंशियल नाम देते हैं कि जिसके अच्छे ग्रेड्स आ जाएं, किसी के अच्छे मार्क्स आ जाएं, तो दूसरी तरफ जितना भी आर्ट है उसकी तरफ कभी कोई नहीं जाने देता। इसका स्ट्रीट आर्ट पुराने वक्तों में हुआ करता था, जो कि अब नहीं है। कि मसलन एक बच्चे स्पीकर बहुत अच्छा है, एक बच्चे का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, वो ह्यूमरिस्ट बन सकता है। एक बच्चे के पास आइडियाज बहुत जबरदस्त हैं, उसको लिखना सिखाया जाए कि इसको शॉर्ट स्टोरी की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, प्रोज की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो जो सिलेबस से हटकर जब तक वो नहीं किया जाएगा, तो वो जो हमारे स्लम एरियाज का पोटेंशियल है वो आगे नहीं लाया जाएगा। फिर उनकी जो फैसिलिटीज हैं, दूसरे अगर कंट्रीज में देखें तो उनके सबसे शानदार बिल्डिंग्स उनके स्कूल की होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का होता है। सबसे बड़ा मयार जिंदगी, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ उनके साथी का होता है, उनके टीचर्स का होता है, उनके एजुकेशनिस्ट का होता है। जबकि हमारे यहाँ यही चीज सबसे पीछे है। इसकी एग्जाम्पल बड़ा इसका दुख सा होता है कि हमें लाहौर में अगर हम देखें कभी, तो जो किताबें होती हैं वो फुटपाथ के ऊपर भी रखी होती हैं, फुटपाथ के ऊपर रख कर भी वो किताबें बेच रहा होता है। तो दूसरी तरफ अगर हम एक ब्रांड पर जाएं, एक शूज को, एक जूते को, शीशे के अंदर उसको सजाया गया होता है, ऊपर उसके रोशनी का बल्ब लगाया गया होता है। तो इससे कौम का जो मयार जिंदगी है या उसके जो जहनी मयार है उसको उसका पता चलता है कि इस कौम को असल में तालीम की नहीं बल्कि जूतों की जरूरत है। तो एग्जैक्टली। ये एक बड़ा हार्ट फेल्ट जो है ना फैक्टर है। हम्म। अच्छा सर, एक चीज़ और है, हमारे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बड़े भी हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल्स, मेडिकल कॉलेजेस तक चले जाते हैं, लेकिन उनकी विश नहीं होती कि वो उस प्रोफेशन को चूज़ करें। वो अपनी मर्ज़ी से उस प्रोफेशन को चूज़ नहीं करते, और अगर वो कुछ और हम्म। बनना चाहते हैं तो पेरेंट्स उनको फोर्स करते हैं कि नहीं, आपने ये नहीं बनना, आपने जिस डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, अगर आप कुछ और करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, या हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी मैडम, इसका हम यहाँ बैठे हुए इस चीज को बहुत ज्यादा फेस करते हैं कि कल भी एक तालब इल्म ऐसा था जो कि पहले प्री इंजीनियरिंग में बैठा हुआ पढ़ रहा था, लेकिन उसका बड़ा भाई उसको कहता है कि जी मेरा ख्वाब है आपको डॉक्टर बनाना। तो अब उसको उठाकर प्री मेडिकल में बिठा दिया गया। अब हमने उसको बुलाकर पूछा कि आप खुद क्या करना चाहते हैं, सर मेरा इंटरेस्ट तो मैथ में है लेकिन कर मैं बायो भी लूंगा। तो अब यानी उसको एक इंजीनियरिंग का या मैथ्स का शौक है, तो उसको डॉक्टर बनाने का जो शौक है वो उसके भाई का है। तो इसको हम मिस्टेकन एम्बिशन कहते हैं जो वालदेन की तरफ से होती हैं। तो इसमें ऐसे सारे वालदेन को एजुकेशनिस्ट के पास, एकेडमिक एडवाइजर्स के पास, एकेडमिक काउंसलर्स के पास, करियर एडवाइजर्स या करियर काउंसलर्स के पास आना चाहिए
और बैठकर बात करनी चाहिए कि बच्चे को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बच्चा बेशक डॉक्टर बन भी जाएगा तो बहुत अच्छा डॉक्टर नहीं बनेगा। इसकी एग्जाम्पल हम अगर यूं एग्जैक्टली। कर लें कि आपको भूख लगी है, नंबर 1 है आपने पेट भरना है, कुछ भी खा लें। नंबर 2 ये है कि अपनी पसंद की कोई चीज खाएं। तो जब आप पसंद की चीज खाएंगे पेट तो तभी भरेगा, लेकिन आप उसको एंजॉय करेंगे, आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन होगी। तो यही चीज अगर हम फिजिकली खा रहे हैं तो इसी तरह हमारी सोल या हमारी शख्सियत की भी तो ये रिक्वायरमेंट है, डिमांड है। जी चलिए मैडम सर, यहाँ मेरे पर, ख्याल में। हाँ एक मिनट, यहाँ पर जी ये जी। इमरान खान, हाँ कोई इमरान खान साहब है, उनका कमेंट है कि व्हाट अबाउट फियर इन डिसीजन मेकिंग एट टीन एज। ये बिल्कुल बड़ा खूबसूरत और बड़ा क्रिटिकल आपका क्वेश्चन है। मैं अपनी क्लासेस में कई बार ये बच्चों के अंदर उनको प्रैक्टिकली ये समझा चुका हूँ कि डिसीजन मेकिंग क्या होती है और ये आती कहाँ से है, ये डिसीजन पावर कहाँ से आती है। तो इमरान खान साहब अगर आप हमें सुन रहे हैं तो ये डिसीजन का जो फियर है, ये खौफ होता है, ये बच्चे के अंदर उस वक्त बिठा दिया जाता है जब वो बिल्कुल छोटा सा होता है। मैं मुख्तसर करते हुए आपको एक एग्जांपल दूंगा कि एक छोटा बच्चा है, अपने वालिदैन के साथ वो चला जाता है शॉपिंग के लिए। अब उसने सपोज कि वो गारमेंट्स है, अब एक चीज के ऊपर बच्चा हाथ रखता है कि मैंने ये लेनी है। अब उसके साथ ही उसकी मदर या उसके फादर जो खड़े होते हैं वो उसे कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं लेनी, ये खराब है, ये नहीं लेनी, ये सही है। आल्दो उसका प्रॉब्लम वो फाइनेंशियल है या वो चीज वाकई ठीक नहीं है, तो उसने क्या किया, उसने बच्चे की चॉइस, बच्चे के डिसीजन को गलत करार दे दिया और उसके ऊपर अपना डिसीजन इम्पोज कर दिया। और हमारे बच्चों के साथ ये बार 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 होता है। तो बच्चे के अंदर चीज बैठ जाती है कि जो चीज मैं सिलेक्ट करूंगा, जो मेरा फैसला होगा वो हमेशा गलत होगा। इसीलिए एक ग्रोन आप लड़की है या लड़का है या कोई भी है, वो अच्छा लिबास पहन कर भी कंफ्यूज हो रही होती है या हो रहा होता है कि पता नहीं मैं अच्छी लग रही, वो दूसरों से पूछ कर तसल्ली कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो उसने अपनी चॉइस, कभी उसने उसको अप्रिशिएट नहीं किया गया होता। तो ये आपका बिल्कुल ठीक है बात के उनके अंदर ये फियर होता है और इस फियर को पैदा करने वाले भी हम होते हैं। जी सर थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया। आई एम एक्सट्रीमली ऑनर्ड एंड ग्रेटफुल टू हैव यू विद अस, एंड आई होप कि हमारे व्यूअर्स ने इस डिस्कशन से काफ़ी कुछ लर्न किया होगा। हाँ, थैंक सर यू आप सो कुछ मच कहना मैडम। चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा हमारी ऑडियंस हमारे साथ रही, उन्होंने कमेंट्स भी किए, हमने कोशिश की कि उनके सारे क्वेश्चन के आंसर भी दे सकें। तो फर्दर भी मैडम अगर चाहेंगी तो ऐसे सेशंस पॉसिबल हो सकेंगे। तो जितनी भी ऑडियंस हैं वो सर मैडम के साथ इन कांटेक्ट रहें थ्रू सोशल मीडिया। उन्होंने तो मेरे बड़े अच्छे तारीफी अंदाज में मेरा इंट्रोडक्शन करवा दिया। तो मैडम के बारे में भी मैं आपको आपने तो थैंक यू मैडम। मैं बताना चाहूँगा कि मैडम साहबा बिल्कुल इस वक्त जो है अपनी पीएचडी के फाइनलाइजेशन उस ईयर्स में हैं। इसके अलावा भी मैडम अपने कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर उन्होंने बात की या जो क्वेश्चन पूछे हैं, ये अपना कोई प्रोजेक्ट्स हैं जो शुरू करने जा रही हैं। तो इनके लिए ढेर सारी दुआएं भी कीजिएगा और इनका साथ भी दीजिएगा कि इनका जो एम है, थैंक यू सो इनका जो मच। मकसद है, वेरी सून इट वुड बी लॉन्च देयर। आप सबको ये पता चल जाएगा कि उनके जो मकासद हैं वो क्या हैं। तो जितनी भी ऑडियंस हमारे साथ है वो बिल्कुल इनका साथ दें, इनको सपोर्ट करें और ताकि ये अपने मकसद में कामयाब हो सकें। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी दुआएं दी हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच सर। थैंक व्यूवर्स, यू उम्मीद मैडम। है कि आप सब ने मेरे साथ। जी जी। सर बोलिए। जी ठीक है, बिल्कुल आप इस सेशन को एंड कर सकती हैं। व्यूवर्स, उम्मीद है कि मेरे साथ साथ आपने भी काफ़ी कुछ लर्न किया होगा और समझा भी होगा। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे लिए सिर्फ तालीम याफ्ता होना ही ज़रूरी नहीं, बल्कि एज अ नेशन तरबियत याफ्ता होना और बाशऊर होना भी उतना ही अहम है। सेशन का आगाज़ मैं इकबाल के चंद अशार से करना चाहूँगी, जिसमें वो हमारी नौजवान नस्ल से मुखातिब होते हुए कहते हैं, अकाबी रूह बेदार जब होती है, अकाबी रूह बेदार जब होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। और बदलते वक्त के तकाजों के हवाले से वो कहते हैं,
दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। अगर हम देखा जाए कि इकबाल ना सिर्फ इनकलाबी सोच रखते थे बल्कि वो दूरअंदेश भी थे, जिनकी आइडियोलॉजी उस वक़्त के ज़माने में भी वैलिड थी और आज के ज़माने में भी उतनी ही वैलिड है। थोड़ा-सा वक़्त निकाल के आप सोचिएगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी, दोबारा किसी नए मौजू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज मैडम।